व्याख्यान क्रमांक 367 7 अक्टूबर 2022 को हम फिर से एक नए उत्साह के साथ आपके सामने एक नए स्पीकर को लेके आपके सामने उपस्थित है। आज का व्याख्यान का टॉपिक है प्रिंसिपल्स एंड यूटिलिटी ऑफ द स्वेदन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। आज के व्याख्यान के स्पीकर का मैं आपके सामने परिचय रखना चाहूंगी। सबसे पहले आपका नाम है डॉक्टर मृदुल रंजन और आपने एमडी इन पंचकर्मा एनआईए से और पीएचडी पंचकर्मा IPGTNR जामनगर यानी ITRA से की हुई है। आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस 6 years टीचिंग एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग 3 years PG टीचिंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ द पंचकर्मा। आपने इससे पूर्व RMO के पद पर 1.5 साल लगभग राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में भी अपनी सेवाएं दी हुई है। वर्तमान समय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, IMS, BHU वाराणसी में अभी यूपी में कार्यरत है। आपने CME अटेंड की हुई है और रिसोर्स पर्सन के रूप में भी आपने बहुत सारी जगह पे अपने वर्कशॉप और व्याख्यान सेमिनार्स अटेंड किए हुए हैं। गेस्ट लेक्चर्स भी आप अनेक समय पर करते रहते हैं। यहाँ भी मैंने पूर्व में जब ऑफलाइन चल रही थी ये व्याख्यान वाला, तभी आपका एक बहुत बढ़िया व्याख्यान हुआ था, मुझे आज भी याद है। और इसी तरीके से आपने पेपर प्रेजेंटेशन और पब्लिकेशन भी आपका 22 पेपर से ज्यादा पीयर रिव्यूड जर्नल आर्टिकल्स आपके पब्लिश है और एक पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पंचकर्मा भी आपकी प्रकाशित हुई है। तो ऐसे विद्वान स्पीकर को मैं आपके सामने यहाँ आमंत्रित करने जा रही हूँ और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप हमारा ज्ञानवर्धन करें और सभी से। हेलो मैम, मुझे आपकी आवाज हाँ जी, ओवर टू यू डॉक्टर मृदुल। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी सर, मैम आ रही है। सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। धन्यवाद हेतल मैम, आपने मुझे मौका दिया है अपनी बात यहाँ रखने का, इस फोरम पे रखने का। पहले भी मैं इस फोरम पे एक बार जब मैं NIE में RMO था तब मैं लेक्चर दे चुका हूँ। और आज का जो टॉपिक है मेरा वो प्रिंसिपल्स एंड यूटिलिटी ऑफ स्वेदन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। बिकॉज ये टॉपिक इसलिए मैंने चूज किया क्योंकि देखिए पंचकर्म में ना सबसे जो ज़्यादा अगर यूज हो रहा है तो स्नेहन स्वेदन ही हो रहा है पूरे इंडिया में। और स्नेहन स्वेदन में भी स्वेदन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि विकास स्नेहन के स्वेदन वैसे भी नहीं होता है। तो और जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं, उससे लोग बहुत ज़्यादा मतलब पीड़ित हैं, परेशान हैं और उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है स्वेदन कर्म हमारा। इसलिए मैंने ये टॉपिक आज का मैंने ये चूज़ किया है। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि क्यों पंचकर्मा जो है बहुत ही इसको प्रेफर किया जाता है आयुर्वेद में, आचार्यों ने प्रेफर किया है। लेकिन आप देखेंगे सभी डिजीज में तो उसके पीछे एक रीजन है कि आप जितनी भी व्याधियाँ होती हैं शरीर में, आप देखेंगे कि उसका जो मूल कारण है वो सोतस ही है। जब तक सोतस में क्षारवैगुण्य नहीं होगा तब तक व्याधि हो ही नहीं सकती। तो सोतस यानी चैनल्स हैं और अगर हम समय समय पे उन चैनल्स को क्लियर करते रहें तो व्याधि होने की संभावना ही नहीं है। भले दोष बढ़ भी जाए, अगर चैनल्स क्लियर हैं जब तब तक, अगर चैनल्स क्लियर हैं, अगर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है तो व्याधि होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब व्याधि हो भी जाती है तो भी चैनल्स में ब्लॉकेज तो हो ही रहा है ना। तो चैनल्स की ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए, वहाँ की जो क्षारवैगुण्य को दूर करने के लिए पंचकर्म प्रोसीजर बहुत इफेक्टिव है। और उस क्षारवैगुण्य को दूर करने के लिए, वहाँ दोषों के संघात को दूर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्नेहन और स्वेदन कर्म। बिना इनके हम किसी भी दोष को शरीर से बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं। तो इसी पे हम अगला स्लाइड है मेरा कि पहले स्वेदन की परिभाषा। तो स्वेदन की परिभाषा क्लियर है कि स्तंभ गौरव शीतकलम स्वेदनम स्वेदकारकम, सभी को पता है, चरक सूत्र में दिया हुआ है ये कि ऐसा प्रोसेस जिसके से बॉडी में जो है स्टिफनेस, हैवीनेस और शीतता, कोल्डनेस जो है वो रिलीव हो जाए और बॉडी में स्वेटिंग इंड्यूस हो जाए, स्वेट उत्पन्न हो जाए। अगर ये किसी भी प्रोसीजर से अगर ये होता है तो उसको हम स्वेदन कर्म कहते हैं।
क्लासिफिकेशन है, सभी को पता है, साग्नि निराग्नि 13 टाइप का साग्नि है, 10 टाइप का निराग्नि है, सिंह श्वेद, वृक्ष श्वेद, एकांग, सर्वांग, मृदु, मध्यम, तीक्ष्ण श्वेद और संशोधनीय श्वेद और संशोधनीय श्वेद। निराग्नि जो है 10 टाइप के हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्चुअली निराग्नि श्वेद को बहुत ज्यादा हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन देखा जाए तो निराग्नि श्वेद जो है धातु के इंटरनल टिश्यूज, इंटरनल लेवल पे जाके ये स्वेदन करता है। तो अगर आप व्यायाम करते हैं तो व्यायाम जो होता है शरीर के सभी मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है और उससे जब स्वेद उत्पन्न होता है तो हम देखते हैं कि शरीर के सभी इंटरनल ऑर्गन का अगर हम स्वेदन करना है तो निराग्नि स्वेद ज्यादा इफेक्टिव है साग्नि स्वेद के। फिर ये साग्नि स्वेद के जो 13 प्रकार हैं वो आते हैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें। फिर ये है स्वेदन के वाग्भट के अनुसार जो है और सुश्रुत के जो हैं इनको 4 टाइप में बताया, बहुत सिंपल वे में कर दिया है, मतलब इसको बहुत इजीली समझ सकें और इसको एक्चुअली में कार्मुकता के आधार पर इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। ताप स्वेद, उपनाद स्वेद, उष्ण स्वेद और द्रव स्वेद। ताप स्वेद यानी कि डायरेक्ट जहाँ पे डायरेक्ट हीट दिया जा रहा है बॉडी पे। इसमें आप देखेंगे ताप स्वेद समझना है सिंपल ये है कि पालका स्वेद है जैसे या स्टिका स्वेद है, जहाँ पे कि हम किसी भी टाइप का वेपर यूज नहीं हो रहा है, वो सिर्फ ताप स्वेद में आता है। उपनाद स्वेद जहाँ पे हम कहीं पुल्टिस, किसी उपनाह को पुल्टिस को अगर हम बांधते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट में, वो उपनाद स्वेद है। उष्ण स्वेद जहाँ पे कि हम कोई वेपर यूज हो रहा है, जैसे कि वाष्प स्वेद है, सालिस्टिक स्वेद है, जहाँ पे वाष्प निकल रही है, वो सभी जितने हैं उष्ण स्वेद के अंतर्गत आता है। और द्रव स्वेद जहाँ पे हम हॉट लिक्विड को हम यूज करते हैं स्वेदन करने के लिए, जैसे कि सेक और अवगाह। ये 13 प्रकार के जो सड़क के हैं स्वेद, वो इन चारों में हम इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, जो कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें जाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है। इंडिकेशन अगर आप देखेंगे स्वेद के तो सारे जो इंडिकेशन है वात कफज व्याधियां ही हैं इसके अंदर, देखिए श्वास है, काश है, प्रतिष्ठा है, वात कफज व्याधियां, हिक्का है, आदमान वात व्याधि है, विबंध वात व्याधि है, स्वर भेद वात कफज है, वात रोग है, कफ कोप है, आमानुबंध है। आम की अवस्था में भी हम स्वेदन बहुत इफेक्टिव है। स्टिफनेस है, गौरव है, बॉडी में पेन हो, कटिग्रह है, पार्श्वशूल है, पृष्ठशूल है, कुक्षिशूल, हनुग्रह, खल्ली, आयाम, वात कंटक, मूर्त और मूत्र कृच्छ में, ये अर्बुद में, ग्रंथि में और आर्यवात में, मतलब सभी टाइप की वात व्याधि हो, वात कफज व्याधियां हैं, उन सभी जगह हम स्वेदन कर सकते हैं। सिर्फ पित्तज अवस्था में हमें स्वेदन नहीं करना चाहिए, करना होता है तो बहुत ही प्रिकॉशन के साथ करना चाहिए पित्तज अवस्था में, क्योंकि अगर पित्त हम स्वेदन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पित्त प्रकोपित हो जाएगा तो व्याधि और ज्यादा बढ़ जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन देखेंगे तो हमें कभी भी रुक्ष दुर्बल पुरुषों में नहीं करना चाहिए, और जो छक्षण हैं, मूर्छित हैं, विष मध्य से विकार हो, तिमिर हो, उदर रोगों में खास तौर से स्वेदन नहीं करना चाहिए। उदर रोगों में स्वेदन कॉन्ट्राइंडिकेट है। विसर्ग कुष्ठ में स्वेदन नहीं करना चाहिए, और कई बार हम देखें कुष्ठ रोगों में पंचकर्म करने के लिए हमें स्वेदन देना पड़ता है, तो वहाँ पे हमें बहुत मृदु स्वेद देना चाहिए कुष्ठ में। तो जनरली हम उसमें या तो हम सबसे अच्छा है कि पेशेंट से बोल दिया जाता है कि अध्ययन करने के बाद कुष्ठ जल से स्नान कर ले, उतना स्वेदन काफ़ी होता है उस कुष्ठ वाले रोगियों में, या फिर नाड़ी स्वेद देते हैं दूर से। सोफ, वात शोणित, इन सभी लोगों वात रक्त में नहीं करना है। सोफ यहाँ पे जो है ये सर्वांग सोफ है। जनलाई एडिमा में हम स्वेदन कभी नहीं कराना चाहिए। और आफ्टर इनटेक ऑफ मिल्क, कर्ड, स्नेह, मधु, ये सब इसके तुरंत बाद हम स्वेदन नहीं देना चाहिए। विरेचन के बाद स्वेदन नहीं कराना चाहिए। रेक्टल प्रोलेप्स की अवस्था में नहीं कराना चाहिए। दुख और क्रोध की अवस्था में, भूख और प्यास की अवस्था में नहीं करना चाहिए। पेशेंट्स को जब भी विरेचन कराना हो और स्वेदन कराना हो तो पेशेंट को पहले मलमूत्र त्याग कर ले, और भूख न लगा हुआ हो, प्यास नहीं लगा हुआ, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कामला, पांडु, प्रमेह, इन सभी रोगों में भी नहीं कराना चाहिए, या कराना की जरूरत पड़े तो बहुत ही मृदु स्वेद देना है। गर्भिणी में कभी भी स्वेदन नहीं कराना चाहिए। और साइना प्रॉपर स्वेद के जो लक्षण हैं सबको पता है, मैं बहुत ज्यादा इस पे जाऊंगा नहीं। शीत से स्तंभ, गौरव, निग्रह, संजाते, मार्गे, स्वेदे, स्वेदनाथ, वीरतिर्मता। इससे अग्नि प्रवृत्त
मुक्त होती है, शरीर में मृदुता आती है, त्वक प्रसादन होता है और भूख, खाना खाने का इंटरेस्ट बढ़ता है, भूख बढ़ती है और इंटरेस्ट ऑफ फूड इंटेक बढ़ता है। इसमें चैनल सारे क्लियर्स होते हैं, जो स्रोतोशोधन होना का एक स्रोतोशोधन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्वेदन। और जिनको एक्सेसिव निद्रा है, तंद्रा है, उनमें जरूर आप स्वेदन कराएं, कोई भी स्वेदन कराएं, वाष्प स्वेद करवा दें, नाड़ी स्वेद करवा दें, किसी भी टाइप का आपको जिस प्रेफर्ड स्वेद है वो कराना चाहिए, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसमें। ईजी मोबिलिटी ऑफ ज्वाइंट मूवमेंट में तो सभी लोग स्वेदन करवाते ही हैं और ज्वाइंट मोबिलिटी बढ़ती है इससे, और रिलीफ होता है शूल से और सैटिका से रिलीफ होता है। हमें कैसे पता लगेगा कि शायद प्रॉपर स्वेदन हो गया है? तो इमीडिएट इफेक्ट तो ये सब लेटर स्टेज में के रिलीफ सिम्टम मिलेंगे। अग्निदीप्ति है, मार्दवता, तुरंत तो मिलेगा नहीं, सूद और सहते में तुरंत आराम, तो एग्जैक्टली इमीडिएट अगर कोई साइन आता है तो वह है श्वेत स्राव, तुरंत श्वेत प्रवृत्ति होती है। तो इससे पता लगता है कि साइन प्रॉपर स्वेदन हो चुका है। और एक्सेसिव स्वेदन के लिए होगा, अगर हो जाए तो क्या होगा, तो वात और पित्त और रक्त का जो है विशेषण हो जाएगा और उसके कारण से एक्सेसिव थर्स्ट, मूर्छा, स्वरसाद, अंगसाद, भ्रम, मतलब पूरे शरीर में पेन होना, बॉडी एक होने लग जाता है एक्चुअली में, शिथिलता आती है बॉडी में, डिहाइड्रेशन वाले सिम्टम्स मिलने लग जाते हैं, भ्रम होना, पेन इन जॉइंट्स होने लग जाता है, ज्वर की प्रवृत्ति होती है और स्राव और रक्त मंडल भी मिलने लग जाता है, छर्दी मिलता है। ये सब चीज़ें जो है पुत्र प्रकोप, मूर्छा, शरीर सर्वम तथा दाह स्वरांग दौर्बल्यम अति शून्य से लक्षणम, बेसिकली ये सब जो है देखेंगे आप, बहुत सारे डिहाइड्रेशन के सिम्टम इसमें मिलते हैं। इसीलिए देखेंगे कि चरक ने इसमें बोला है ग्रैस्मिको सर्वस्व विधि, ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन करने के लिए बोला है जब एक्सेसिव स्वेदन हो जाए। फिर हम देखेंगे कि स्पेशल इंडिकेशंस कहाँ हैं स्वेदन के, तो कुछ या तो पूर्व कर्म में देते हैं स्वेदन या पश्चात कर्म में स्वेदन देंगे। कुछ ऐसे कंडीशन है पूर्व और पश्चात दोनों में स्वेदन देते हैं। तो पूर्व में स्वेदन कहाँ देंगे, इस आचार्य सुश्रुत ने बताया कि वमन, विरेचन, बस्ती और नष्ट में हम पूर्व में देंगे, शल्याप्रहत में, मूढ़ गर्भ में और सुप्रजाता में पश्चात में स्वेदन देना चाहिए। और पूर्व पश्चात दोनों में तो अर्ध, अस्मरी और भगंदर की कंडीशन में हम दोनों ही अवस्था, पूर्व पहले भी देना है और पश्चात में भी देना है स्वेदन। ताप स्वेद, उष्ण स्वेद, द्रव स्वेद, उपनाद स्वेद और निराग्नि स्वेद, जो 4 टाइप के साग्नि स्वेद हैं और एक निराग्नि स्वेद, ये 5 टाइप का इंडिकेशन इसके अलग अलग कफत दोषों के अनुसार आचार्य सुश्रुत ने बहुत ही ब्यूटीफुली बताया है कि ताप और उष्ण स्वेद कफत द्रव की अवस्था, कफत अवस्था में देना है। द्रव स्वेद यानी कि परिषेक और अवगाह, बेसिकली द्रव स्वेद उन्होंने बोला है कि इसमें भी खास तौर से परिषेक जो है पित्त संश्लिष्ट वात रोगों में देना है, जहाँ पे पित्त की अवस्था दिख रहा है, जहाँ शोथ दिख रहा है, जहाँ पे स्वेलिंग है और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन दिख रही है, और वहाँ पे आपको अगर स्वेदन करना है तो द्रव स्वेद दें, धारा स्वेद करें, परिषेक करें, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उपनाह जो है, अगर प्योर वातज कंडीशन है तो उपनाह ज़्यादा इफेक्टिव होता है। निराग्नि स्वेद, कफ मेदावृत वात की अवस्था में हम निराग्नि स्वेद देते हैं, जहाँ पर कफावस्था है, आमावस्था है, मेदावृत वात है, आवरण की अवस्था है, तो निराग्नि स्वेद मोर इफेक्टिव है। और हम डिजीज स्पेसिफिक अगर हम कोई कंडीशन है जहाँ पर हम स्वेद दे सकते हैं, तो वात व्याधि, जिसमें कि वैसी वात व्याधियाँ जहाँ पे शूल, संकोच और स्तंभ हो, तो हम वहाँ पे, क्योंकि प्योरली वातज है तो उपनाद स्वेद हम इसमें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कर्म क्षय की अवस्था में, जहाँ पे कर्म क्षय है, कर्म क्षय व्याधि मतलब जैसे पक्षाघात है, अर्दित है, अंगू है, वहाँ पे 40 षष्ठी पिंड स्वेद वर्ल्ड वाइड फेमस है, सब लोग यही देते हैं, तो उस पर 40 षष्ठी पिंड स्वेद है, या अनलेपम या कायशेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे कायशेक मतलब तैल धारा, पीडीटी बहुत इफेक्टिव है, खास तौर से जहाँ पे डिजेनरेशन है, मसल लास्टिंग है, उनमें भी इफेक्ट पीडीटी का बहुत इफेक्टिव है। आम प्रधान स्रोत है, तो आमावस्था के लिए तो सब बोला ही गया है कि वहाँ पे हमें स्वेद करना है, और स्वेद में बालका स्वेद ज़्यादा इफेक्टिव है, तो बालका स्वेद हमें कराना चाहिए आम प्रधान स्वेद में। फिर आता है कटिशूल, पृष्ठशूल, गिरदसी, विश्वाची, इन सभी अवस्थाओं में वाष्प स्वेद करना चाहिए, और स्थानिक बस्ती दे सकती है, जैसे ग्रीवा बस्ती है, कटी बस्ती है, ये सब करना चाहिए, स्कंद बस्ती है।
अस्मरी, मूत्रकृष, कटिशूल, बुद्धशूल, शुष्कार्स, परिकर्तिका, भगंदर, इन सभी अवस्थाओं में अवगाह स्वेद ज़्यादा इफेक्टिव है और किया भी जाता है। आप लोग भी, हम लोग पेशेंट को ओपीडी में हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं 6 बार इस टाइप का अवगाह स्वेद ही है और इन्हीं अवस्थाओं में हम देते हैं। अर्दित में क्षीर धूम स्वेद बहुत इफेक्टिव है। और इसके अलावा पित्त प्रधान अगर आमावस्था है, आमवात की अवस्था है, आमवात की पित्त प्रधान अवस्था जहाँ पे कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन दिख रही है, जहाँ पे टच करने पे स्पर्श असहत्व है और पेशेंट को स्वेलिंग फील हो रही है, वहाँ पे उष्णता हो रही है। स्पर्श असहत्व बहुत इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक है। टच करने पे टेंडरनेस फील हो रही है तो धान्याम्ल धारा बहुत इफेक्टिव है। धान्याम्ल धारा करना चाहिए वहाँ पे हमें, क्योंकि हम टच करते हैं तो पेन होता है। तो अगर हम वालुका स्वेद भी करते हैं तो उसमें पेशेंट को पेन फील होता है। वैसी अवस्था में हम धान्याम्ल धारा ज़्यादा इफेक्टिव है। तो पित्त प्रधान आम वात की अवस्था में धान्याम्ल धारा करना चाहिए। फिर जैसे कालमुक्ता का धारा बताया गया था कि पूर्व कर्म में भी हम स्वेदन देते हैं और प्रधान कर्म में, मतलब एज ए स्वेदन एज ए प्रधान कर्म में भी हम ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो प्रिपरेटरी टू अनदर प्रोसीजर और इंडिविजुअल ट्रीटमेंट इटसेल्फ, इसके कारण से भी हम स्वेदन बेसिकली 2 ही जगह यूज होता है। तो उसके आधार पर मैंने इसका आगे का डिस्क्रिप्शन मेरा रहेगा कि स्वेद जो है एज ए प्रिपरेटरी टू प्यूरिफिकेशन क्या करता है, तो दोषों को लिक्विफाई कर देता है, दोषों को विलियन कर देता है, लिक्विफाई कर देता है ये। और उसके बाद क्या करता है, दोषों जब लिक्विफाई होता है तो दोष जो है धातुओं से होते हुए अपने पोस्ट में होते हुए एक्सटर्नल ऑरिफिस से बाहर निकाला जा सकता है वमन और विरेचन के थ्रू। और स्वेद अगर हम इंडिविजुअल थेरेपी के लिए करते हैं, प्रधान कर्म के लिए करते हैं, तो बेसिकली हम उससे क्या इफेक्ट मिलते हैं, तो ये हर्ष नमनेस को दूर करता है, तो प्रीकिंग पेन को दूर करता है, रुजा को दूर करता है, स्वेदन से रुजा दूर होती है, एक्स दूर होते हैं, ईडिमा लोकलाइज ईडिमा में इफेक्टिव है, स्तंभ रिजिडिटी में, आयाम में, कन्वर्जन में, कम ट्रेमर्स में और स्टिफनेस में। इन सब में अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है उसमें हमें जरूर स्वेदन कराना चाहिए, क्योंकि इससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है इन सभी लक्षणों से स्वेदन करने के। स्वेदन जो होता है करता क्या है शरीर में, तो मार्दवता लाता है शरीर में, अग्निबल को बढ़ाता है, बल और पुष्टि को बढ़ाता है, नरिशमेंट भी करता है, क्योंकि कुछ स्वेद होते हैं नरिशिंग होते हैं। और बेसिकली काम कैसे करता है, तो क्यूटेनियस वासोडाइलेशन करता है। अगर हम स्वेदन देते हैं खास तौर से साग्नि स्वेद, तो वासोडाइलेशन करके वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, बढ़ा देता है, स्वेटिंग को इंक्रीज करता है, मसल रिलैक्सेशन होता है और इडिमा भी वहाँ रिलीफ होती है। क्यों? क्योंकि जब हम वासोडाइलेशन करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, तो वहाँ पे जो है WBC का और एंटीबॉडीज का सर्कुलेशन भी बढ़ता है वहाँ पे। तो इसी कारण से जो वहाँ पे लोकल एडिमा है वो रिड्यूस होता है बाद में, क्योंकि और वहाँ का जो एडिमा कारण से इन्फ्लेमेशन होने का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी वहाँ से रिमूव हो जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिशन बढ़ जाता है, जिसके कारण से वहाँ हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। और क्योंकि एडिमा रिलीफ होता है तो एनाल्जेसिक इफेक्ट भी मिलता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी मिलता है, और साथ ही साथ इसको जो नर्व एंडिंग्स है, खासकर प्रेफरल नर्व एंडिंग्स है, उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे कि पेन में रिलीफ मिलता है। या कई बार सेंसेशन लॉस रहता है तो सेंसेशन भी इम्प्रूव होता है। मोटर नर्व की जो है वो भी इम्प्रूव होती है, मोटर फंक्शन भी इम्प्रूव होता है। स्वेद अगर देखा जाए तो मैंने पहले ही बताया कि वात अवस्था में करते हैं। सेलेक्टिवली वात रक्त में कभी कभी किया जा सकता है, और वात पित्त की अवस्था में कभी नहीं करना चाहिए, पित्त की अवस्था में कभी नहीं कराना चाहिए स्वेदन। ये ध्यान रखना, पित्त की अवस्था में स्वेदन नहीं करना चाहिए। स्वेदन करने से पहले दोषों का विचार जरूर करना चाहिए। रुक्ष स्वेद और स्निग्ध स्वेद 2 टाइप के हैं। हाँ, ये आता है रेंज, रुक्षता से स्निग्धता का रेंज है। तो सबसे रुक्ष होता है बालुका स्वेद, बालुका स्वेद है, तुषार स्वेद है, ये सब रुक्ष होते हैं। उसके बाद चूर्ण स्वेद होते हैं, कुछ मेडिकेटेड चूर्ण होते हैं, वो होते हैं क्योंकि उसमें वोलेटाइल आयल होते हैं तो थोड़े कम रुक्ष होते हैं। फिर लवण जो है क्योंकि स्निग्ध होता है तो वो रुक्षता में उन सबसे और कम रुक्ष होता है। फिर उसके बाद देखेंगे गंभीर देखेंगे, पत्रपिंड देखेंगे, धान देखेंगे और षष्ठिशाली देखेंगे। तो उनमें गंभीर पिंड स्वेद
ये वृक्ष और ये जो चारों है जंबीर स्वेद, पत्रपिंड स्वेद, ये दोनों जो है बेसिकली वृक्ष और स्निग्ध के बीच के हैं। तो जंबीर पिंड से पत्रपिंड से ज्यादा वृक्ष होता है, फिर पत्रपिंड स्वेद होता है, फिर धान्य स्वेद होता है। धान्य स्वेद मतलब हम जान लें जैसे कि पायस है, कृष्णा है, इन सब से जो करते हैं वो धान्य स्वेद में आता है। और षष्ठीशाली पिंड स्वेद जो है उन सब में सबसे ज्यादा स्निग्ध षष्ठीशाली पिंड स्वेद है पोटली स्वेद में। उसके बाद सर्वांग धारा है, पीडिचिल है और तैल द्रोणी। ये तो पूरा का पूरा तेल में ही होता है। ये तो बहुत सबसे ज्यादा स्निग्ध तैल द्रोणी। द्रोणी मतलब कि अवगाश है, तब बात है। अगर टब में हम आयल डाल के पेशेंट को लिटा देते हैं तो वो सबसे ज्यादा मोस्ट अगर स्निग्ध है तो वही है। उसके पहले पीडिचिल है और सर्वांग धारा। पीडिचिल में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक रूप से करते हैं और कुछ टाइप का टेक्निकली हम यहाँ पे कुछ मसाज देते हुए करते हैं। तो इसमें ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है सर्वांग धारा की अपेक्षा पीडिचिल में तेल का, इसलिए ये ज़्यादा स्निग्ध है सर्वांग धारा की अपेक्षा। और तैल दोनों की ये एक रेंज है, एक क्रम है। स्निग्धता से रुक्षता कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा रुक्ष है कौन सा स्निग्ध है, खास करके बीएमएस के स्टूडेंट। तो इससे क्लियर होता है कि बालुका स्वेद सबसे रुक्ष है, चूर्णपिंड स्वेद, फिर इसके बाद लवण, फिर गंभीर, पत्र, फिर धान्य, फिर षष्ठीशाली, फिर सर्वांग धारा, पीडिचिल और तैल दोनों सबसे ज्यादा स्निग्ध होता है। फिर आएगा हम 4 टाइप्स ऑफ स्वेद जो है सबको पहले बता ही दिया था, ताप, उष्म द्रव और उपनाद स्वेद। और हाँ, स्वेदन का जो रूम होना चाहिए खास तौर से नॉन वेल्डिंग रूम होना चाहिए। वहाँ पे रूम नॉन वेल्डिंग होना चाहिए, उसमें द्रोणी होनी चाहिए, हीटिंग वेसल्स होनी चाहिए, डिवाइसेस होनी चाहिए और वेसल्स होनी चाहिए। ये चारों चीज़ें उस रूम में जरूर होना चाहिए। द्रोणी जो है फाइबर ग्लास के, वुडन के, अलग अलग टाइप के द्रोणी होते हैं, सब लोग देखा ही होगा ये सब चीज़ें, ये द्रोणी है। हाँ, पोटली स्वेद जो होता है जनरली हमें 7 पोजीशन जैसे अध्ययन करते हैं तो पोटली स्वेद भी हम 7 पोजीशन में हमें करना चाहिए। पहले सिटिंग पोजीशन में करना है, फिर पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में करना है, फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, फिर लेफ्ट, फिर सुपाइन पोजीशन में, फिर राइट लेटरल में, फिर अगेन सुपाइन में, और फिर इसमें गड़बड़ हो गया है प्रोन पोजीशन में करेंगे, फिर लेफ्ट लेटरल के बाद प्रोन पोजीशन में, फिर राइट लेटरल में, फिर अगेन सुपाइन पोजीशन में, और फिर लास्ट में सिटिंग पोजीशन में करेंगे। इस तरीके से हम देखेंगे तो सभी पोजीशन में करने से बॉडी के एक एक ऑर्गन का, एक एक पार्ट का स्वेदन प्रॉपरली होता है। एप्लीकेशन ऑफ पोटली स्वेद, हम पहले अब पोटली स्वेद में क्या करते हैं, पोटली को जो है हीट करते हैं मेटलिक पॉट पे। ड्राई कर अगर है तो ड्राई करेंगे, अगर उसमें हमें अगर ऑयल यूज करना है तो उसको मेटल पॉट जो पॉट है, मेटलिक पॉट है, उसमें हम ऑयल डाल देते हैं और उससे फिर हीट करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोटली को चेक करना है, उसका टेम्परेचर हीट को चेक करना जरूरी है, जो कि अपने डॉर्सम पार्ट पे हमें चेक करना चाहिए पोटली को रख के। और अब पोटली को जो है बॉडी के पेशेंट में अप्लाई करना चाहिए। ध्यान रखना है खास तौर से प्रेशर को, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी डायरेक्शन में करना है, सर्कुलर मोशन में करना है कि लीनियर मोशन में करना है या किस क्रॉस मोशन में करना है। अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग मूवमेंट करना चाहिए। और रबिंग ऑफ पोटली, कितना स्पीड से रब करना है, कब रब करना है, इन सबका विशेष ध्यान रखना होता है। स्वेदन अगर हो जाए तो क्या होता है कि प्रॉपर स्वेटिंग होती है, स्टिफनेस और पेन रिड्यूस हो जाता है, कोल्ड भी रिड्यूस हो जाता है और सॉफ्टनेस अचीव होती है। फिर उसके बाद आता है कि कॉमनली कौन कौन से स्वेद हम आज के समय करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम वाष्प स्वेद, नाड़ी स्वेद, ये तो कॉमनली किया ही जाता है। इसके अलावा पत्र पोटली स्वेद है, गंभीर पिंड स्वेद है, चूर्ण पिंड स्वेद है, षष्ठिकशाली पिंड स्वेद है, अंड स्वेद, वाष्प स्वेद, अवगाश स्वेद और धारा स्वेद। ये बेसिकली यही आजकल स्वेद हम लोग कर रहे हैं, किया जा रहा है प्रैक्टिस में। जो चरक के 13 स्वेद हैं उसमें से बेसिकली यही किए जाते हैं। यह है पहला है पत्र पोटली स्वेद। तो पत्र पोटली स्वेद जो है इसमें बेसिकली ग्रीन लीव्स यूज होते हैं, इसलिए इसे पत्र पोटली स्वेद करते हैं, पत्र पिंड स्वेद भी बोला जाता है इसको। और ये जो होता है मॉडरेट टाइप का स्वेदन है, जो कि ना ज़्यादा रुक्ष है, ना ज़्यादा सिद्ध है। और इसमें जो है जो लीव्स यूज की जाती है वो फ्रेश यूज की जाती है, जो वात सामक जो लीव्स होते हैं उनको यूज करना होता है। उसके साथ साथ में कुछ पाउडर भी यूज किए जाते हैं। लगभग ये सब है एरंड है, निर्गुंडी, अर्क, करंज, चिंचा, धतूर और सिगरू, इनके पत्ते यूज किए जाते हैं। एक बार में लगभग 1 kg ये लीव्स यूज करनी चाहिए। इन सबका मिला के जितने मिल जाए उनमें से
सबका मिला के 1 kg लीव्स यूज करते हैं और इनको छोटे छोटे टुकड़े में चॉप कर देते हैं। और पाउडर कौन से यूज होते हैं, तो वचा है, मेथी है, सतावा है, सैंधव है, जंबीर नींबू, मतलब जंबीरी नींबू ना मिले तो कॉमन जो नींबू मिल रहा है वही यूज कर लेंगे। कोकोनट स्क्रैपिंग, तो उसमें भी मेथी, वचा, सतावा जो है 50 ग्राम यूज कर सकते हैं, सैंधव 10 ग्राम के आसपास, जंबीर जो है 2 नींबू लेना चाहिए और कोकोनट स्क्रैपिंग लगभग 100 ग्राम यूज करना चाहिए। तो ऑयल में हम तिल तेल भी यूज कर सकते हैं, सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं, रम तेल भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो आप मेडिकेटेड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ऑयल के लिए भी बेसिकली 3 जगह ऑयल यूज होते हैं। एक तो होता है कि पहले पेशेंट को जब भी पत्रपिंड करते हैं उससे पहले मसाज किया जाता है, तो मसाज करने के लिए भी ऑयल यूज होता है, तो वो लगभग 100 ml लेना लग ही जाता है पूरे होल बॉडी में पत्रपिंड हो रहा है तो। और 100 ग्राम जो होता है इस पत्रपिंड को बनाने में जो यूज होता है, जो फ्राई करने के लिए पत्तों को और जो पाउडर को जो मिक्स फ्राई करते हैं उसके लिए 100 ग्राम, और 200 ml जो होता है उस पोटली को गर्म करने के लिए, उसको करने के लिए लगभग 400 ml ऑयल एक बार में यूज होता है। प्रोसेसिंग हम जो लीव्स हैं इसमें क्या करते हैं कि स्मीयर वही थोड़ा सा 100 ml फ्राई पैन में ऑयल डालते हैं, माइल्ड फायर में डालते हैं। पहले हम क्या डालना है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले नींबू के छोटे छोटे टुकड़े करके वो डालेंगे, फिर कोकोनट स्क्रैपिंग डालेंगे, फिर उसके बाद लीव्स डालते हैं, फिर उसके बाद पाउडर डालते हैं, नमक और जो भी जो पाउडर है, मेथी बचा के जो पाउडर है वो सब डाले जाते हैं बाद में, क्योंकि पहले वो पार्ट डालना चाहिए जो कि पहले मोटे हों, वो नहीं तो अगर पत्ते पहले डाल देंगे तो पत्ते जल जाएंगे या नींबू या ये सब जो है पकेंगे नहीं सही से। तो पहले नींबू वाला पार्ट पहले डालना है, फिर कोकोनट स्क्रैपिंग, फिर लीव्स में भी थिकर लीव्स पहले और थिनर लीव्स बाद में, जैसे कि एरंड के पत्ते हैं ये सब पहले डालेंगे, और सबसे लास्ट में जैसे इमली का पत्ता है वो लास्ट में डालेंगे। इमली जो होती है बहुत पतली होती है, जैसे धतूरा का पत्ता है पहले डालेंगे, गुंडी के पत्ते डालेंगे, ऐसे तो पत्ते के थिकनेस के हिसाब से उसको बाद में पहले डाला जाता है। पोटली जो है जनरली 4 पोटली बनाना है और सब में बराबर मात्रा में डाल देंगे। पोटली को टेल से पकड़ते हैं और पोटली को फ्राइंग पैन में हम गरम करते हैं। फ्राइंग पैन में उसमें ऑयल डाल के बार बार, क्योंकि ठंडी जाती है तो ऑयल को गरम करके बार बार हम उसमें पोटली को डिप करके गरम करते हैं और मसाज करते हैं। और जब भी ठंडा हो जाए तुरंत उसको गर्म करना चाहिए। जनरली हम लोग 4 इसलिए बनाते हैं कि 2 गर्म होते रहते हैं, 2 से हम हीटिंग करते रहते हैं, उससे उसका स्वेदन करते रहते हैं। फिर टेम्परेचर, जैसा मैंने पहले बताया था कि टेम्परेचर जो है हमेशा डॉर्सम पार्ट पे ही चेक करना है। जब भी पोटली पेशेंट को अप्लाई करने जस्ट पहले थेरेपिस्ट को अपने डॉर्सम पे चेक जरूर करना चाहिए, यहाँ रखना चाहिए, देखें कि हम उस पोटली को, उसके टेम्परेचर को अगर हम बियर कर पा रहे हैं तभी पेशेंट के ऊपर करना चाहिए, नहीं तो पत्र पोटली स्वेद में सबसे ज़्यादा बर्न मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत कम से कम 20-25 पेशेंट में देखा है कि पेशेंट को पत्र पोटली स्वेद करते समय जला दिया गया, क्योंकि हम चेक नहीं करते हैं, डायरेक्ट पैन से ला के उठा के और पेशेंट के ऊपर उसको अप्लाई कर देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पोटली जो है वही है कि पेशेंट को पहले जो है कि फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे टच करते रहते हैं, फिर जब उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है तो उस पर रब करते हैं पूरी बॉडी पे, स्पेसिफिक मोशन, कभी सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन पे, सर्कुलर मोशन में, क्रिस क्रॉस मोशन में, अलग अलग एरिया जैसे ज्वाइंट्स में है तो वहाँ पे हम सर्कुलर मोशन में करेंगे, मस्कुलर एरिया है, लॉन्ग एरिया तो लीनियर मोशन में करेंगे, कई जगह क्रिस क्रॉस मोशन में भी करते हैं। लेकिन ध्यान रखना होता है स्किन एब्रेशन न होने पाए, और जनरली हम इसको अनुलोम डायरेक्शन में करते हैं। इंडिकेशन जो है वातज अवस्था में या वात कवच अवस्था में करते हैं, दोष भी वात कफज दोष में या दोष अवस्था में कर सकते हैं। जॉइंट डिजीज में इंफ्लेमेटरी जॉइंट डिजीज हो, डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज हो, ऑटोइम्यून जॉइंट डिजीज हो या ऑटोइम्यून नेचर का कोई भी प्रॉब्लम हो, उनमें हमें ये कराना चाहिए। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक जैसे पैरालिसिस में, सियाटिका में और सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में हमें पत्रपिंड कराना चाहिए। लो बैक एक में बहुत इफेक्टिव है, खास तौर से जब लो बैक की प्रॉब्लम हो
वहाँ पे पत्रपिंड बहुत इफेक्टिव है। कई बार ऐसा होता है ना, पेशेंट को बोलते सर्वाइकल प्रॉब्लम है, थोरेसिक रीजन में पेन है, लंबर रीजन में पेन है, तो बेटर है कि हम वहाँ पे पत्रपिंड करें। खास और पत्रपिंड वहाँ ज़्यादा इफेक्टिव है जहाँ पे कि मसल स्टिफनेस ज़्यादा है, मस्कुलर स्टिफनेस हो, मसल स्पाज्म हो, वहाँ पे हमें पहले पत्रपिंड कराना चाहिए। जंभीर पिंड से जो है, फिर नेक्स्ट आता है जंभीर पिंड से। इसमें जो है हम जंभीर मतलब वही नींबू है, एक प्रकार का जंभीरी नींबू, जो मिलता नहीं जनरली हमारे यहाँ इधर साइड, असम उसम साइड में ज़्यादा मिलता है, तो नॉर्मल जो कॉमन नींबू है उसको यूज कर लेते हैं। और ये भी एक टाइप का उसमें स्वेद है, जो कि ना तो स्निग्ध है, ज़्यादा रुक्ष है, पहले ही बता चुका हूँ। इसमें जो है लगभग 24 लगभग इसमें नींबू ज़्यादा होती है, इसलिए इसका नाम जंभीरी नींबू है, इसलिए इसे जंभीर पिंड से बोलते हैं। इसमें 24 के आसपास नींबू लेते हैं, जबकि पहले पत्रपिंड में सिर्फ 2 ही लेते हैं। मेथी जो है, इसमें मेथी का पाउडर 250 ग्राम, इसमें ज़्यादा मात्रा में मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, 50 ग्राम में 250 ग्राम लिखा गया है, गलती हो गई बनाते समय। 50 ग्राम मेथी का पाउडर, सतावा 50 ग्राम, तेल जो है 250 ml, हल्दी 50 ग्राम, कुल्थी 50 ग्राम, लहसुन 50 ग्राम, सेंडो 50 ग्राम, और ऑयल जो है 500 ml। तो सभी जितने पाउडर है 50-50 ग्राम लेंगे और ऑयल 500 ml लेंगे, और इसके बाद इसको हम प्रिपेयर करते हैं पोटली को, कि लेमन को पहले काट देते हैं स्मॉल पीसेस में, और उसके बाद वैसे जैसे पत्रपिंड का बनाते हैं वैसे ही सबको इसको बनाना होता है। इसकी जो इंडिकेशन है ये भी बात कफज अवस्था में है, लेकिन ये खास तौर से ट्रॉमेटिक कंडीशन में, जहाँ पर ट्रॉमा हुआ है, पेन ड्यू टू ट्रॉमा की अवस्था में, ज्वाइंट पेन में हम इसको करने पर ज़्यादा इफेक्टिव है ये। तो ज्वाइंट डिजीज जिसमें कि पेन ट्रॉमा कारण से हुआ है, उसमें हमें जंभीर पिंड से कराना चाहिए। लो बैक की अवस्था में खास तौर से कफ प्रीडोमिनेंट अगर सियाटिका है, कफ प्रीडोमिनेंट सियाटिका में कैसे पता लगेगा कि इसमें जो है टिंगिंग सिचुएशन और नमनेस और रेफर्ड पेन ज़्यादा मिलेगा। उसके रेफर्ड पेन के साथ साथ टिंगलिंग है और स्टिफनेस है, अगर ये मिलता है तो कफस प्रीडोमिनेंस अवस्था है। यहाँ पे हमें जंभीर पिंड से कराना चाहिए। स्टिफनेस मिल रही है, फ्रोजन शोल्डर के स्टिफ नेक है, उस कंडीशन में हमें जंभीर पिंड से कराना चाहिए। रूमेटिक आर्थराइटिस में भी हमें जंभीर पिंड से करना चाहिए। ये देखिए आपको जो है प्लांटर फेसाइटिस, जो कि वात कंटक बहुत ही कॉमन है। वात कंटक में 2 पिंड स्वेद बहुत इफेक्टिव है, एक स्टिका स्वेद भी बहुत इफेक्टिव है, और दूसरा जंभीर पिंड स्वेद। जंभीर पिंड स्वेद देखा गया है कि इसमें हाईली बेनिफिशियल है। और उसके अलावा एक है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। इसमें क्या है, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम क्या है बेसिकली, कि जो ये अपनी कॉलर बोन है और ये रिब्स हैं, इसके बीच में से जो ब्रेकियल प्लेक्सेस, ब्रेकियल नर्व निकलती है और वेसल्स निकलती है, ब्लड वेसल्स, उसमें कई बार कंप्रेशन हो जाता है ड्यू टू इंजरी है, कोई ट्रॉमा है, कोई ऐसी कंडीशन होने से उस कंप्रेशन के कारण क्या होता है कि हैंड में नमनेस, टिंगलिंग और सेंसेशन मिलता है, पेन मिलता है, ग्रिप करने में वीकनेस मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में हम अगर जंभीर पिंड स्वेद करते हैं तो वहाँ का जो स्वेलिंग है, जो उसका ऑब्स्ट्रक्शन है, वो रिड्यूस होके और पेन और जो अदर कंडीशन है नमनेस है वो सबसाइड होता है। फिर नेक्स्ट है चूर्ण पिंड स्वेद। चूर्ण पिंड स्वेद जो है, इसमें हम बेसिकली चूर्ण यूज करते हैं, और ये रुक्ष टाइप का स्वेद है, रुक्ष स्वेद है, और इसके अंदर बेसिकली वही चूर्ण यूज होते हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ। मेथी है, सतपुष्पा है, कुलथ है, देवदारू, हल्दी, राशना, जटामांसी, सरसों तिल। तो अगर थोड़ा सा स्निग्धता लाना है तो सरसों तिल यूज कर लीजिए, नहीं करना है बहुत रुक्षता रखनी है तो मेथी है, सतावरा, राशना यूज करें। इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि 5 पैन में पाउडर लगभग 500 ग्राम टू 1 kg, डिपेंड करता है कितने पार्ट का करना है बॉडी का। अगर होल बॉडी करना है तो 1 kg लग जाता है, अगर स्थानीय करना है तो 500 ग्राम तक भी पाउडर लगता ही है। उसको 5 पैन पे गर्म करते हैं और उसके बाद हम उसकी पोटली बनाते हैं, और उसको हम जो है मसाज करते हैं, धीरे धीरे रख के, वैसे जो पत्रपिंड करते हैं वैसे ही करना है।
और इसमें बेसिकली कफज अवस्था में, खासतौर से कफ प्रिडोमिनेंट कंडीशन में हमें इसको करना चाहिए। कभी भी शुद्ध वात अवस्था में हमें चूर्ण से नहीं करना चाहिए, और दुबले पतले पेशेंट्स में नहीं करना चाहिए चूर्ण से। ज्वाइंट प्रॉब्लम खासतौर पर प्रिडोमिनेंट हो, कफ की अवस्था हो, आम अवस्था हो, एक्यूट लंबेगो, एक्यूट हो, बहुत किसी के दिन एक्यूट लंबेगो हो गया है, तो वहाँ पे चूर्ण ज़्यादा इफेक्टिव है उसके अपेक्षा लवण पिंड श्वेत की। लवण या बालुका श्वेत की अपेक्षा चूर्ण पिंड श्वेत बहुत इफेक्टिव है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है खास तौर से जिसमें कफ की अवस्था हो इसमें दे सकते हैं। आवरण की अवस्था में हमें चूर्ण पिंड श्वेत ज़्यादा इफेक्टिव है। अर्ली स्टेज ऑफ डीमाइलिनेशन, जीबी सिंड्रोम, गुलन-बेरी सिंड्रोम में करते हैं। गुलन-बेरी सिंड्रोम में भी डीमाइलिनेशन मिलता ही है, ऑटोइम्यून टाइप का डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि नर्व का डिजेनरेशन होता है, खासकर नर्व की माइलिन शीट का डिजेनरेशन होता है इन सब अवस्था में, क्योंकि इनकी जो अर्ली स्टेज है उसमें बेसिकली आवरण की अवस्था मिलती है। उस आवरण को दूर करने के लिए पहले हमें चूर्ण पिंड श्वेत करना चाहिए। और इसके अलावा रूमेटिक आर्थराइटिस है जहाँ पे उन सभी अवस्थाओं में अगर हम चूर्ण पिंड श्वेत करते हैं तो स्वेलिंग बहुत जल्दी रिड्यूस होती है और पेन सबसाइड होता है। फाइब्रोमाइल्जिया की कंडीशन बहुत कॉमन है, आजकल फाइब्रोमाइल्जिया मिलता है कि पेशेंट आते हैं बोलते हैं कि पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, पूरे बॉडी में मस्कुलर पेन हो रहा है, टच करने पे बोलेंगे यहाँ दर्द, जहाँ टच कर रहे हैं वहीं दर्द हो रहा है। लेकिन कहीं भी आप देखेंगे ना फाइब्रोमाइल्जिया को कई बार कंफ्यूजन होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे आएंगे ना बोलेंगे मुझे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, जहाँ टच करे वहीं दर्द हो रहा है, लेकिन कभी भी ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ज्वाइंट डिफॉर्मिटी नहीं होती है, ज्वाइंट में स्वेलिंग नहीं होती है। तो इसलिए इसको हम आर्थराइटिस से अलग करना चाहिए। इसके साथ साथ पेशेंट में कुछ कॉग्निटिव बिहेवियर मिलते हैं, मूड डिसऑर्डर्स मिलता है, मूड चेंजेस मिलते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी मिलते हैं इसके साथ ही फाइब्रोमाइल्जिया में। स्लीप डिसऑर्डर मिलता है, स्लीप डिस्टर्ब रहता है ऐसे पेशेंट में। तो इसको हम आम की अवस्था मान सकते हैं, सामवात की कंडीशन मान के हम, इसलिए इसमें हम चूर्ण पिंड श्वेत जब करते हैं तो पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है। फिर आता है षष्टिक शाली पिंड श्वेत। इसमें हम षष्टिक जो शाली है उसके द्वारा सुदेशन करते हैं। इसकी खासियत ये है कि स्नेहन स्वेदन तो करता ही करता है, साथ साथ नरिशमेंट भी करता है, ब्रह्मण भी टाइप का ये है। और ये देख रहे हैं आप, ये एसएलई में एसएलई की अवस्था है। एसएलई में षष्टिक शाली पिंड श्वेत बहुत इफेक्टिव पित्तज है। एसएलई पित्तज होता है, तो पित्त कंडीशन में अगर पित्ताधिक्य है वात रक्त की अवस्था में या आम वात के तरह पित्ताधिक्य है, पित्त की कंडीशन दिख रही है आपको, वहाँ पे हम अगर स्वेदन करना है तो षष्टिक शाली पिंड श्वेत इफेक्टिव है, हमें कराना चाहिए। दोष की अवस्था में देखते हैं तो वातज वात पित्तज अवस्था में, चिल्ड्रंस में, बच्चों में अगर हमें स्वेदन देना है तो षष्टिक शाली पिंड श्वेत ज़्यादा प्रिफर्ड श्वेत है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस लेस हैं। धातु क्षय की अवस्था में, खासतौर से मांस और अस्थि की क्षय की अवस्था में हमें ये श्वेत प्रेफर करना चाहिए। षष्टिक शाली श्वेत है क्या, एक स्पेशल टाइप ऑफ वैरायटी है जो कि 60 डेज में पक जाता है, वो चावल मतलब बन जाता है। तो चावल जो होता है 90 दिन में पूरा प्रिपेयर होता है, लेकिन 60 डेज में ही प्रिपेयर हो जाता है। लघु टाइप का ये श्वेत चावल होता है। प्रोवाइड स्वेदन स्नेहन और विंडन करता है, और इसकी एनाबॉलिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी मानी जाती है। और क्योंकि स्वेट है, नरिशिंग है, शीत गुण है, इसकी ओलिएटिंग प्रॉपर्टीज है, इसलिए ये बहुत, इस चावल को हम यूज करते हैं षष्टिक शाली के पिंड श्वेत। बाकी जनरली अगर ना मिले तो नॉर्मल चावल भी यूज किया जाता है, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव है अन्य चावल की अपेक्षा, राइस की वैराइटीज की अपेक्षा। मटेरियल रिक्वायर्ड है इसमें, षष्टिक शाली 500 ग्राम लेते हैं, बलामूल 750 ग्राम लेते हैं, काबू मूल 3 लीटर लेते हैं, कॉटन पीसेज ये सब लेते हैं। और ऑयल इसमें तलम भी यूज होता है, क्योंकि कई बार हमें उसको हीट से तेल को बचाना है तो रासनादिक चूर्ण को ऑयल मिक्स तलम बनाते हैं, और रासनादिक चूर्ण को बाद में हम शरीर में आफ्टर जो षष्टिक शाली के बाद उसको साफ करने के लिए भी काम आता है। और अभ्यंग करना ही है तो अभ्यंग के लिए 100 ml ऑयल यूज करना होता है। ये सब षष्टिक शाली के बलामूल है, षष्टिक शाली है, काढ़ा स्वाद बन रहा है, सब चीज़ें हैं। बनाने का तरीका वही है कि 750 ग्राम जौपुर को बलामूल को 12 लीटर पानी में बॉयल करेंगे, 3 लीटर उसको रिड्यूस करते हैं 1/4,
और उसमें से 1500 ml बलामूल को दूध में डाल के पकाया जाता है, उसको उसमें राइस डाल दिया जाता है और फिर उसको बॉयल करते हैं, उसकी पोटली चार बनाते हैं और बाकी रिमेनिंग जो 1500 ml बचा होता है वो हमें डिप करने के काम आता है। और उसके पहले हम अभ्यंग करेंगे, बोलस को हीट करते हैं बलामूल पात और मिल्क में, टेम्परेचर को बार बार चेक करते रहना है, पेशेंट की बॉडी को सेम पोजीशन में करना है, सेम वही पत्रपिंड की तरह ही हम करते हैं, लेकिन इसमें स्क्वीज करते जाते हैं, बार बार जब हम पोटली करते जाते हैं दबाते जाते हैं जिससे उसका मटेरियल बाहर निकलता जाए, इसमें स्क्वीजिंग ज़्यादा होती है। जनरली 7 to 14 डेज तक करते हैं, इसको ज़्यादा दिन तक किया जा सकता है, 4 वीक तक भी कर सकता है। जनरली स्वेदन को 7 डेज तक नहीं करना चाहिए क्योंकि कई बार हाइपरइमिया हो जाता है, वहाँ पे लोकलाइज हाइपरइमिया हो जाता है और उसके कारण से एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन बंद हो जाता है बॉडी, इसलिए 7 डेज के बाद हमें कुछ गैप करना चाहिए, लेकिन शक्तिशाली पेनिसिलिन लॉन्ग टर्म तक किया जा सकता है। ये शक्तिशाली पेनिसिलिन बनाने की विधि है। इंडिकेशन जो है मैंने पहले बताया वात पित्त अवस्था में करना चाहिए, कभी भी आमावस्था और कफावस्था में नहीं करना चाहिए। अगर आमावस्था कफावस्था है तो पहले दूसरे स्वेद कर लेना चाहिए, जैसे चूड़पिंड स्वेद है, शक्तिशाली चूड़ स्वेद है या बालुका स्वेद है, पथपिंड स्वेद है, पहले वो करा लेना चाहिए, फिर उसके बाद हम शक्तिशाली पिंड स्वेद करना चाहिए अगर करने की अवस्था है तो। और ओबीस पर्सन में नहीं करना चाहिए। और ये मसल वास्टिंग बहुत इफेक्टिव है, मसल वास्टिंग को इम्प्रूव करता है, ठीक करता है। और लेटर स्टेज ऑफ डिमाइलिनेशन, अगर डिमाइलिनेशन की अर्ली स्टेज में तो चूड़पिंड स्वेद करना है, लेकिन लेटर स्टेज में हमें शक्तिशाली पिंड स्वेद कराना चाहिए। इसलिए इसके जो इंडिकेशंस है वो मसल मास्टिंग है, डिफ्यूज एट्रोफी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हेमिप्लेजिया, क्रोनिक रूमेटिज्म, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सेरेब्रल पाल्सी, पोस्ट पोलियो रेसिडुअल, फटीग सिंड्रोम, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। देखेंगे आप इसमें बेसिकली जहाँ पे कहीं या तो डिजेनरेशन हो रहा है या वास्टिंग हो रही है, उन्हीं कंडीशन में हम ये जो सेवन करते हैं। फिर षष्टिक लेपन, तो जनरली क्या होता है कि हम जो षष्टिक जो बनती है उसी को हम निकाल के और 16 सदी में लेप कर देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसके अलावा भी हम षष्टिशाली तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन षष्टिशाली जो बना है बलामूल में उसी पकाया गया है उसी के पूरे शरीर में लेप कर दिया जाता है और उसे मसाज किया जाता है पूरे शरीर में अनुलोम डायरेक्शन में। तो दोनों कंडीशन, कई बार तो हम षष्टिशाली का षष्टिशाली लेप करते ही करते हैं। फिर छेदूम है, तो षष्टिशाली लेप के भी इंडिकेशन वही है जो षष्टिशाली स्वेद के हैं। फिर छीरधूम है, छीरधूम वही है कि एक टाइप का स्पेसिफिक वाष्प स्वेद है जिसमें क्षीर का जो वाष्प हम यूज करते हैं, और ये बेसिकली ये भी एक प्रकार का व्यंजन है। और इसमें हम बलामूल मिल्क यूज करते हैं, मेडिकेटेड ऑयल मसाज करने के लिए यूज करते हैं, लोटस बड यूज करते हैं आई को कवर करने के लिए, आई कवर किसी भी कॉटन से भी कर सकते हैं। और बाकी प्रेशर कुकर, रबर ट्यूब हम जो नाड़ी स्वेद बनाते हैं उसके लिए करते हैं। और जो टाइम नहीं है तो थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ। और इसमें इसके बाद जो है हम क्षीरधूम के बाद हम नश्य और कर्पूर्ण जनरली हम करते हैं, यानी नश्य और कर्पूर्ण के पहले हम क्षीरधूम करते हैं। कौन सी कंडीशन में करते हैं? फेशियल पाल्सी में, सर्वाइकल डिजीज में भी किया जाता है कई बार, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में बहुत इफेक्टिव है, फेशियल पाल्सी में बहुत इफेक्टिव है, और डिफरेंट टाइप के कई बार हेडेक्स में भी हम नश्य कराने से पहले हम ये क्षीरधूम देके करते हैं। धारा स्वेद जो है पेडिचिल है, और धान्याम्ल धारा, पेडिचिल तडवल, पेडिचिल बहुत डिफरेंस नहीं है, थोड़ा डिफरेंस इसमें थोड़ा मसाज की स्पेसिफिक टेक्निक यूज होती है जो केरली पंचकर्म का एक पार्ट है, इधर नॉर्थ इंडिया में कम यूज होता है, बस इतना ही अंतर है। और शिरोधारा, ये 4 टाइप के धारा स्वेद हैं, धारा स्वेद करते हुए दिखाया गया है। इसमें स्नेह स्वेदन दोनों साथ साथ होते हैं। और धारा स्वेद, इसको द्रव स्वेद भी बोलता है, डिफरेंट टाइप के लिक्विड यूज होते हैं, इसमें हम ऑयल, घी, क्वाक यूज होते हैं, जनरली ऑयल बहुत यूज होता है इसमें। और जनरलाइज लोकलाइज दोनों ही हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, धारा जो हम लोकलाइज भी कर सकते हैं, जनरलाइज भी कर सकते हैं। इसमें पेशेंट का तलम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें सेवन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि आमलकी का पेस्ट बनाया जाता है तक्र में, आमलकी को तक्र में पका के और उसका पेस्ट बना के और उसको शरीर यहाँ पे मध्य प्रदेश में तलम रखा जाता है, उसके बाद ही हम करना चाहिए जिससे कि मुर्दा की रक्षा कर सकें। फिर आमलकी चूर्ण है, सुटेबल ऑयल है, तक्र है, अप्लाई ऑन वर्टेक्स।
फिर आता है, ये देखिए अब तलब रख दिया गया है, मेडिकेटेड ऑयल है वो यूज किया है, गंधर्व क्वाथ इसमें यूज करते हैं। गंधर्व मसाज, आफ्टर मसाज से स्नान कराया जाता है और गंधर्व का हमें पान भी कराना चाहिए। कोई भी एक अनुलोमक द्रव का पान कराना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम स्वेदन करते हैं तो उससे जो द्रव जो लिक्विफाई होकर दोष लिक्विफाई होकर कोष्ठ में जाते रहते हैं कम मात्रा में, तो रोज हमें नित्य विरेचन इसके साथ साथ ऐड करना चाहिए। और ये जो है तैल जो है लगभग 5 लीटर 3 से 5 लीटर यूज हो जाता है। और ये देखिए है, हाँ हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 अंगुल, 4 अंगुल और 12 अंगुल। 2 अंगुल कहाँ करते हैं, जब नेत्र शेक करते हैं, नेत्र पे जब धारा करते हैं तो 2 अंगुल से करना चाहिए। 4 अंगुल शिरोधारा के लिए है, 4 अंगुल से ऊपर से जब धारा खिलाते हैं तो 4 अंगुल शिरोधारा के लिए, और 12 अंगुल जो है वो सर्वांग श्वेत धारा के लिए 12 अंगुल से। 1 अंगुल यानी 3-4 इंच माना जाता है, तो 2 अंगुल मतलब 1.5 इंच, 4 अंगुल मतलब 3 इंच और 12 अंगुल मतलब 9 इंच के ऊपर ऊंचाई से हम ये धारा को गिराना चाहिए। ये धारा हम कर रहे हैं। कब तक करना है, सम्यक लक्षण आने चाहिए। अच्छा, कई बार क्या होता है इसमें स्वेदन का पता नहीं चलता, स्वेदन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरे पश्चिम जब तरह से, तो हम जब हम तेल को वापस कलेक्ट करके जब हम गर्म करते हैं तो तेल में जब तेल गर्म करते हैं देखते हैं ना पानी होता है, चटचट की आवाज आती है, चटचट की आवाज आ रही है समझ तेल गर्म, समझ लीजिए कि सम्यक लक्षण आ गया स्वेदन का, इससे पता लगता है। एक डिस्क्रिप्शन मिलता है सहस्त्र योगम में कि 12 घंटे तक करने का इसका विधान भी बताया गया, लेकिन ये विधान जल्दी यूज नहीं करते हम लोग, 45 मिनट से 1 घंटे तक करते हैं, इसमें स्वेदन हो जाता है। इंडिकेशन जो है केवल वात है, संध्या स्थित मज्जागत वात है, डिफॉर्मिटीज में, कॉन्ट्रैक्चर में, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में करते हैं, हेमिप्लेजिया में, कन्वर्जन डिसऑर्डर में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, क्रोनिक रूमेटिक आर्थराइटिस में, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में, पार्किंसोनिज्म में, सर्टेन टाइप ऑफ एमेंडीज में, इवन दो सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलोसिस में, इंटरवर्सुलर डिस्क प्रोलैप्स में और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी करते हैं। लेकिन ये सब की लेट स्टेज में, जब वातावस्था वात प्रविध वात हो, जहाँ पे वात प्रविध हो, कफ और पित्त की अवस्था न हो, वहाँ पे हम करते हैं, तब ये बहुत इफेक्टिव होता है और इससे हमें हेल्प मिलती है डिजीज को कंट्रोल करने में। ये देखेंगे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का ये एक्सरे है, बैम्बू जो स्पाइन है, बम्बू स्पाइन है, क्लियर दिख रहा है। इसमें हम सर्वाइकल एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में शुरू में जब आमावस्था आवरण होता है तो पत्रपिंड श्वेत इफेक्टिव है। जब लगता है कि नहीं प्योरली अब वातावस्था बची है तो यहाँ पे हम सर्वांग श्वेत करते हैं, रिसीव करते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर हम सर्वांग श्वेत करते हैं तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, उल्टा कई बार एग्रेवेट हो जाता है। तो इससे पहले पत्रपिंड श्वेत कर लेना चाहिए। पत्रपिंड श्वेत कराने और कुछ बस्तियाँ कराने के बाद अगर हम इस सर्वांग श्वेत करते हैं, सर्वांग धारा करते हैं, तो इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें कई बार आती हैं, तो पूरे शरीर का स्वेदन हो रहा है, बहुत गर्म तीर होता है, जिससे चक्कर आना होता है, और वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं, स्किन रैशेस भी हो जाती हैं, हाइपोपाइसिया, फटीग भी मिलता है कई बार। और धान्याम्ल धारा, जब हम तेल की जगह धान्याम्ल धारा यूज करते, धान्याम्ल धारा ज़्यादातर पोस्ट फीवर आर्थ्रेल्जिया में, मतलब जैसे कि चिकनगुनिया कंडीशन में या इन सब कंडीशन जहाँ पे उनमें धान्याम्ल धारा ज़्यादा इफेक्टिव है। उपनाद श्वेत में हम करते हैं, जैसे कि संधिगत वात है, कोष्ठोशीर्षक है, साम संधिगत वात है, अपना पोलियो टेनिस एल्बो की कंडीशन में, इन सभी अवस्थाओं में अगर हम उपनाद श्वेत करते हैं तो बहुत इफेक्टिव रहता है। उपनाद श्वेत के लिए जैसे कुट्टम चुगादि चूर्ण का उपनाद, कोलकुलितादि चूर्ण का, दशांग लेप का, गोधूम चूर्ण, कुछ नहीं मिल रहा तो गोधूम चूर्ण तो रहता ही है सबके पास। गेहूँ के चूर्ण को एक हमारे हम सर बनाते थे कि कुछ नहीं है तो पेशेंट को सिर्फ मोटी रोटी बना ले गेहूँ की, एक साइड से कच्ची रखे पक्की रखे, कच्ची रोटी साइड में थोड़ा सा तेल लगा के उसको बांध दे, और उससे भी इफेक्ट मिलता है। क्योंकि कई बार घर पे पेशेंट उपनाद नहीं बना पाता तो मोटी रोटी बनवा लीजिए, मोटी इतनी मोटी, तो एक साइड कच्चा रखे, जिस साइड कच्चा रहे उस साइड तेल लगा के उसको बांध दीजिए कपड़े से, और उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नहीं तो फिर दशांग लेप है, 2 चम्मच दशांग लेप में थोड़ा सा उष्ण जल डाल के, थोड़ा तेल डाल के, नमक, फिटकरी, हल्दी ये मिक्स करके अगर उसका मुपना करते हैं तो संधि शोथ में बहुत इफेक्टिव है। कोलकुलथादि चूर्ण भी संधि शोथ में
कोट्टम चुकादी चूर्ण को कोट्टम चुकादी अगर तेल मिला के उसका लेप बना के उपना बना के अगर संधि शोथ में करते हैं तो संधि शोथ कम होता है। 4 फ्लोराइड चूर्ण को अगर हम जैसे मान लीजिए कि इसमें माना तेल या कोई भी तेल मिक्स करके लगाते हैं तो संधि शोथ कम होता है। 5 मिनट। इसके अलावा देखेंगे आप, ये देखिए ये उपना है और इस तरह से आज का मेरा ये थोड़ा सा फास्ट था क्योंकि हमारा 5 बजे बंद हो जाता है तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट किया हूँ। थैंक यू, धन्यवाद मुझे यहाँ आप सभी के समक्ष अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन था और मैं डेफिनेटली समझती हूँ कि पंचकर्म की ये प्रोसीजर, वैसे तो 5 कर्म अद्वितीय है, इसको पहला रखे पता नहीं चलता, मगर सच में बहुत ही बढ़िया हम लोगों के बीच में नाम, यश, कीर्ति सब कुछ आयुर्वेद के लिए जमा कर सकते हैं। तो जरूर। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन। और शायद डॉक्टर स्वाति जी ने हैंड रेज किया है। डॉक्टर साहब अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर। जी स्वाति जी बताएं। हाँ जी सर, मैंने आपका सारा स्लाइड देखा, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन थी। उसमें मेरे 2 क्वेश्चंस हैं सर। एक तो षष्टिकशाली पेन स्वेद में ड्यूरिंग द स्लाइड्स शो उसमें एक ये था अप्लाई दिस स्वेदन इन 7 पोजीशंस। तो सर उसका मीनिंग क्या है 7 पोजीशंस का? और दूसरा क्वेश्चन रासना आदि चूर्ण को थोड़ा सा एक बार और बताइए कि कैसे उसको यूज करना है। थैंक यू। देखिए 7 पोजीशन पहले बता देता हूँ मैंने एक बार स्लाइड बनाई थी शुरू में, दिखाता हूँ मैं। ये है 7 पोजीशन। पेशेंट को पहले सिटिंग पोजीशन में बैठाएंगे, उस पर पहले षष्टिशाली करेंगे, फिर सुपाइन पोजीशन में करेंगे, फिर लेफ्ट लेटरल में करेंगे। यहाँ पे मैं सुपाइन गलती से लिख गया है, यहाँ प्रोन पोजीशन में पेशेंट को उल्टा लिटा देंगे, पेट के बल लिटाएंगे, फिर राइट लेटरल पोजीशन में करेंगे, फिर अगेन सुपाइन पोजीशन में करेंगे और लास्टली फिर सिटिंग पोजीशन में। देखिए 7 पोजीशंस हैं टोटल, समझ गए? ये सिटिंग पोजीशन 7 पोजीशंस हैं। बेसिकली ये अभ्यंग के लिए होता है और इसमें क्या होता है, इस पोजीशन में करने पे क्या होता है कि एक एक पार्ट का हम अच्छे से अभ्यंग और स्वेदन कर पाते हैं। रही बात आपकी रासनादि चूर्ण का, एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम लास्ट में जब अभ्यंग शक्तिशाली कर लेते हैं तो रासनादि चूर्ण को उसका एक बार उसको क्लीन करने के लिए रासनादि चूर्ण से उसको क्लीन कर देते हैं, मिक्स उसका थोड़ा उद्घर्षण कर देते हैं उससे। और दूसरा रासनादि चूर्ण तलम में भी यूज होता है कि रासनादि चूर्ण 10 ग्राम रासनादि चूर्ण को थोड़ा सा तेल में, मतलब एक आधा चम्मच तेल में मिक्स करके पेस्ट बना लेते हैं और यहाँ ब्रह्मरंध्र पे रख देते हैं ड्यूरिंग द शक्तिशाली। ठीक है सर, थैंक यू। 7 पोजीशंस मुझे समझ में नहीं आती तो इसलिए पूछा, लेकिन थैंक यू, थैंक्स फॉर एक्सप्लेनेशन। और आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है स्वाति जी, थोड़ा सा कट रहा है। हेलो सर, प्रॉब्लम है तो नहीं आ रही आपकी आवाज कट रही है, मतलब वो क्लियर नहीं आ रही है। डॉक्टर स्वाति आप है ना चैट बॉक्स में लिख कर डाल दीजिए, वो कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है, पहले तो सही आवाज आ रही थी। हाँ, तो हम 1 मिनट राह देख लेते हैं। आप चैट बॉक्स में लिख कर डाल दीजिए, मैं बोल के या डॉक्टर मृदुल खुद वहां से चैट बॉक्स में पढ़ भी पाएंगे तो अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर नीतू तब तक अनम्यूट करके आप पूछिए। हाँ, स्वाति जी बोल रहे हैं कि उनका क्लियर हो गया है सारा। ओके हाँ नीतू जी पूछें। जी नमस्कार सर। कई बार कुछ पेशेंट होते हैं जिनको जैसे करीब 1-2 साल पहले कोई चोट लगी होती है एंकल, जैसे अभी भी मेरे पास एक पेशेंट है, उसको एंकल जॉइंट पे कभी चोट लगी थी 2 साल पहले, लेकिन उसको तब से रेगुलर स्वेलिंग चली आ रही है उस जगह पे और पेन है। तो इस कंडीशन में हमें किस चीज से स्वेदन कराना चाहिए? हाँ देखिए ऐसी कंडीशन में ना बेसिकली जब 2 साल हो गए हैं एक्चुअली में, और क्योंकि ये ट्रॉमेटिक है तो एक तो जम्बीरी पिंड स्वेद कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे एक ऑयल स्पेसिफिक ऑयल है, केली ऑयल मिलता है हर जगह, जयपुर में भी मिलता है, मुरवेन्ना ऑयल। तो जब भी ट्रॉमेटिक कंडीशन है वहाँ पे आप ऑयल यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ मुरवेन्ना ऑयल अगर आप यूज करते हैं और उसके बाद मुरवेन्ना ऑयल यूज करने के बाद आप अगर सिर्फ आप नाड़ी स्वेद भी देते हैं तो भी उसमें उसकी स्वेलिंग रिड्यूस होगी। और जम्बीरी पिंड स्वेद भी करते हैं तो वहाँ भी मुरवेन्ना ऑयल यूज करें। जी सर, जम्बीरी क्या? जम्बीरी पिंड स्वेद मैंने बताया ना, जम्बीर मिलेगा नहीं,
जंबीरी लेमन जो आता है ना, हाँ। लॉन्ग होते हैं, वो इतना लंबे लंबे होते हैं, तो जंबीरी पिंड से, जंबीर तो मिलता नहीं इधर, तो हम कॉमन जो लेमन मिल रहा है उसी को यूज कर सकते हैं इसमें। जी जी ठीक है सर। और किसी को तो क्वेश्चन? सर मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी। जी पूछिए। ये एग्स को किस प्रकार से आप पोटली बनाते हैं सर? एग की किस प्रकार से और हाँ, किन हाँ। रोगों में इसका यूज होता है हाँ, सर? क्योंकि देखिए, हम लोग यूज नहीं करते उसको। हाँ, एग वाला ना बहुत कम, लेकिन हम लोग एनआईए में थे तो हम लोग किए हैं कई बार। एग पिंड से ज़्यादातर ना हम लोग करते थे उनमें फेशियल पैल्सी में। फेशियल पैल्सी वाले पेशेंट में करना वैसे ही है, सेम है कि हम जैसे 7-8 एग ले लिए और उसको क्या पहले बॉयल कर लेते थे, को अच्छे से बॉयल करके, और उसको क्या करते हैं कि मैश कर लेते हैं और उसकी पोटली बना लिया जाता है। ऑयल डाल के उसमें कुछ वही मेथी और सतावा डाल के उसका पाउडर बना के और उसकी पोटली बना के और सिंपल वही पेस्ट उसी से स्वेदन करते हैं। खास तौर से फेशियल पाल्सी वाले पेशेंट में ये किया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और डॉक्टर सत्यपाल से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि विश्व आरोग्य परिषद की ओर से एक धन्यवाद ज्ञापन के लिए आप डॉक्टर मृदुल का धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर सत्यपाल। जी मैम, नमस्ते सर। नमस्ते बॉस। नमस्ते नमस्ते सत्यपाल भाई, कैसे हैं? मैं थोड़ा लेट जुड़ा था, लेकिन मैंने आपका पूरा मैंने प्रेजेंटेशन सुना है, यहाँ पर आपका पूरा व्याख्यान सुना है। बहुत ही अच्छा और इतने सरल शब्दों में आपका व्याख्यान था कि मैं द्रव्य गुण का हूँ, मुझे पूरा स्वेदन समझ में आ गया कि कहाँ से शुरू करना है स्वेदन और किस किस रोग में कितना स्वेदन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि हैतल मैम जो ये इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, इसे बहुत ही हमारे जो आयुर्वेद डॉक्टर्स हैं वो बहुत लाभ ले रहे हैं। थोड़ी संख्या कम रहती है और बहुत एक बात और है, आगे भी अगर आपकी सेवाओं की या आपकी इस तरह के किसी व्याख्यान की जरूरत पड़े तो आप बिल्कुल तैयार रहें। जरूर, और आपके पास इस सूचना आ जाएगी। और बहुत ही अच्छा आपका ये व्याख्यान था। और जितने भी हमारे यहाँ पर श्रोता जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धैर्य से पूरे लगभग 1.25 घंटे इस व्याख्यान को सुना और उसका लाभ लिया और आगे अपने जो है चिकित्सा में इसका उपयोग करेंगे और आपके जो सुधार करेंगे अपनी चिकित्सा में इसके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। मैम आपको एक बार धन्यवाद। बलदेव सर का बहुत बहुत प्रणाम, बलदेव सर और सत्यपाल जी परिषद की ओर। जी। आज डॉक्टर सत्यपाल ने मेरा काम कर दिया, वरना मैं हर बार है ना स्पीकर ढूंढती रहती हूँ और हर बार स्पीकर को लास्ट में बोलती हूँ। तो मेरा काम डॉक्टर सत्यपाल ने कर दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो और भी कोई फिक्र करने वाला है भाई, क्योंकि विश्व आरोग्य परिषद की ओर से धन्यवाद। और मैं तो डॉक्टर मृदुल के ऊपर बड़ा अधिकार समझती हूँ और कहीं से भी मैंने कहा नहीं डॉक्टर मृदुल कोई मिल नहीं रहा है, आपको ही करना है। तो आप और जायसवाल जी भाई साहब दोनों का ही ऐसे रहता है कि भाई प्रत्युत्पन्न मति से तुरंत ही जो भी पढ़ा है वही है ना, क्योंकि पहले जायसवाल जी भाई साहब ने लिया था बहिर्परिमार्जन अंतर परिमार्जन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेक्चर। उस दिन मैं 8 लोगों को पूछ चुकी थी है ना, तो सभी की कोई ना कोई व्यस्तता रहती है, तब ऑफलाइन होता था। मुझे याद है कि डॉक्टर बलदेव सर जाके जायसवाल सर को पूछा था, पंडित जी क्या कर रहे हो? कहते अंतर परिमार्जन बहिर्परिमार्जन पढ़ रहे हो। कहते चलो उधर जाके पढ़ना। बहुत ही बढ़िया, बस यही वर्डिंग थी, उधर जाके पढ़ना चलो। तो सर ने वो चरक उठा ली और कहते बस यही पढ़ रहा था और आराम से 2 घंटे तक लेक्चर चला। और फिर भी ऐसे लगता था कि अभी और भी बताइए, कुछ और बताइए, लग ही नहीं रहा था। 2 घंटे हो गए। कितना सूक्ष्मतम जाया जा सकता है वो तब समझ में आता है कि जब कोई स्लाइड नहीं है, कुछ नहीं है, सामने चरक खुली हुई है और बढ़िया समय ज्ञान उपार्जन के लिए चल रहा है। तो बहुत ही धन्यवाद है जायसवाल सर को कि बेटा भी बिल्कुल अपने अनुरूप ही है वो। और मैं फिर से
सत्यपाल जी की बावजूद भी फिर से एक बार विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ। आधिकारिक तौर पे तो डॉक्टर सत्यपाल ने कर दिया, मगर बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हमें ऐसे ही ज्ञान यज्ञ में आप आहुति देने के लिए आएंगे, बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे। ऐसा आप ही लोगों से सीखा है, बस हम थोड़ा बहुत जानते हैं, वही ज्ञान दे रहे हैं। गुरु तो आप ही है, हम लोगों के सभी लोग, आप लोगों से सीखा है, बस हम वही समाज को दे रहे हैं, आप लोगों को दे रहे हैं, बाकी हमें कौन सा आता है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर मृदुल। अंत में मैं शांति मंत्र बोलूंगी, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।